वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। ये मैंने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं, आपके रिवीजन के लिए बनाया है इसे। आइए देखते हैं क्या है। बोलता है पीएसई के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो पीएसई का मतलब क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो है वो बेसिकली कई सारे फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन से? तो पहला तो सांविधिक निगम जिसको कहते हैं, दूसरा विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम मतलब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहता है, लेकिन फंक्शनिंग जो है वो प्राइवेट की तरह होता है। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और वो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं कि सांविधिक निगम, वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और काम करता है प्राइवेट की तरह। बोलता है व्यापारिक उद्यम के प्रकारों का उल्लेख करें जो एक से अधिक देशों में संचालित होता है। बोलता है ऐसा बिजनेस बताओ जो एक से दूसरे ज़्यादा कंट्री में होता है। तो उनको कहा जाता है एमएनसी। आपको पता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ओरिजिनेट कहीं भी करती हैं, बिजनेस कहीं भी करती हैं। ऐसा कि जैसे मान लो अमेजन बेसिन से लकड़ी लिया, चाइना में उसका फर्नीचर बना और वो बिक रहा है कहाँ? तो यूरोप के किसी कंट्री में। और इतने बड़े लेवल पे उसका सारा कुछ जो है वो करना। कोई कंपनी है, उसमें डेटा जो है वो कहीं का है, उस डेटा पे काम करने वाले एनालिस्ट जो हैं वो कहीं के बैठे हुए हैं और काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये एमएनसी का फीचर है। वे कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में कारोबार करती हैं, एक से ज़्यादा कंट्री, ठीक है। और अगर इसी में एक वर्ड और भी आता है टीएनसी, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब एक से ज़्यादा कंटिनेंट में, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। हालांकि ऐसी कंपनियों का मुख्यालय एक देश में होता है जहां सभी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। उदाहरण के लिए कैपजेमिनी, अमेजन, ये सारी कंपनियां हैं। आप लोग भी यूज करते होंगे अमेजन से, तो आजकल सामान जो है मंगवाना कॉमन हो गया है। बोलता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का उद्देश्य क्या है? जो ये पब्लिक सेक्टर है बेसिकली, उसका मेन क्या है? तो उसका मेन पर्पस होता है कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर ये जनरेट करना, औद्योगिक विकास के माध्यम से तेजी से आर्थिक वृद्धि को पूरा करने के लिए। और दूसरा एक पर्पस क्या है कि जो कोई प्राइवेट पार्टी है वो मोनोपोली, एकाधिकार ना कर ले, है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। तो ये ना हो, इस चीज को रोकने के लिए भी ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम काम करते हैं। फिर बोलता है सार्वजनिक निजी भागीदारी की 2 सुविधाएं प्रदान करें। ये आपसे क्या कह रहा है? बोल रहा है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सार्वजनिक यानी हो गया पब्लिक, निजी, निजी यानी हो गया प्राइवेट, और भागीदारी मतलब पार्टनरशिप। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बोलता है उससे क्या होता है? तो साझेदारी में निजी क्षेत्र की भूमिका व्यवसाय को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कार्यों में नवाचार और संचालन और प्रबंधन में अपने कौशल का अधिकतम उपयोग करता है। बोलता है कि अगर प्राइवेट पार्टी आएगा तो वो क्या होगा? वो इनोवेटिव टेक्निक लाएगा, मैनेजमेंट का नया नया हुनर लाएगा, है ना, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा। कोई भी जो अच्छे लेवल पे बिजनेस है उसका क्या है कि 3M को कंट्रोल करना, मैन, मटेरियल और मशीन।
इसको एकदम ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है। तो ये चीज जो है वो प्राइवेट पार्टीज की खासियत होती है, नहीं तो प्रॉफिट कहां से होगा? प्राइवेट पार्टीज तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। और एक सार्वजनिक निजी भागीदारी में, सार्वजनिक भागीदारी सरकारी संगठन है, यानी उसमें क्या है कि नगर पालिका होगा, सरकारी कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई मंत्रालय अटैच होगा, या कोई स्टेट का ओनरशिप वाला कोई एंटरप्राइज होगा। निजी भागीदारी स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है, लोकल बॉडी से भी कर सकते हैं या इंटरनेशनल भी कोई फॉर्म रह सकता है। इसमें वित्तीय तथा तकनीकी कौशल वाले व्यवसाय या निवेशक शामिल होते हैं जो परियोजना के लिए प्रासंगिक होते हैं। कोई कंपनी है उसके पास बहुत अच्छा इंजीनियरिंग स्किल है तो लेकर के आए, कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास बहुत फंडिंग है और वो कुछ इनोवेटिव बना सकता है, करवा सकता है, कोई ऐसी परियोजना को चला सकता है। तो परियोजना जो चलेगा तो उसमें गवर्नमेंट होने से क्या होगा कि उसका विरोध कम होगा, उसमें रुकावटें कम आएंगी, और जो बहुत तरह के लाइसेंस, परमिट और ये सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट देख लेगा, और जो उसमें ये इनोवेशन है, मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट पार्टी देख लेगा, और इस तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। बोलता है एमएनसी की विशेषता क्या है? जो एमएनसीज हैं, बहुराष्ट्रीय निगम जिसको अभी हमने कहा, उसका क्या फीचर है? तो सबसे पहला उत्पाद नवीनता, जो प्रोडक्ट होगा वो इनोवेटिव होगा। दूसरा क्या होगा? विदेशी सहयोग, एमएनसीज आएगा तो आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा और अच्छा टेक्निक मिलेगा। और क्या होगा कि विशाल पूंजी संसाधन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो दो तरीके से आता है, एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक दूसरा होता है एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सब आप आगे के क्लास में पढ़िएगा, अभी मैं इस पर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक लाइन आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसमें कंट्रोल रहता है। डायरेक्ट ये एफडीआई को लगाना भी उतना आसान नहीं है, एक बार लगा लिया तो उसे निकलना भी उतना आसान नहीं है, ठीक है। और इसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल, एफडीआई में मैनेजमेंट का कंट्रोल आपके पास रहता है। एफआईआई में क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, और ये एफआईआई लगाना भी आसान है, और अगर आपको नहीं अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो उससे आप निकल भी सकते हो बहुत आसानी से, आप बेच लीजिए उस शेयर को। बोलता है संयुक्त उद्यम क्या है? संयुक्त उद्यम मतलब ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या है? दो या दो से ज्यादा पार्टी हो मिलकर के काम करेगा। आप एक इंजीनियरिंग फर्म हो और मैं जो बहुत बड़ा ठेकेदार हूं, मेरे बहुत पैसा है, हम आपको मटेरियल देंगे, मशीन देंगे, ठीक है, आओ मिलकर के कोई पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ा करते हैं, कोई टाउनशिप बसाते हैं, ठीक है। और जब इंटरप्राइज खत्म हो जाएगा तब हमारी पार्टनरशिप, हमारा जो ये वेंचर है ये भी खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बांट लो, मैटर क्लोज। एक संयुक्त उद्यम एक व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी विशेष कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से अपने संसाधनों को जमा करते हैं। ये कार्य या तो एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई अन्य व्यवसाय हो सकता है। एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर में प्रत्येक भागीदार इससे संबंधित लाभ, हानि और लागत के लिए जवाबदेह है। प्रॉफिट भी बांटेगा, लॉस भी बांटेगा, और अगर जो कॉस्ट है तो वो भी बांटेगा। सॉरी। बोलता है विभागीय उपक्रम क्या है? डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ रहा है कि ये डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो विभागीय उपक्रम जो है बेसिकली वो गवर्नमेंट का चीज है, और ये रहता है किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन काम करता है प्राइवेट पार्टी की तरह। विभागीय उपक्रम जो है सार्वजनिक क्षेत्र का है, संगठन है, जहां एक सार्वजनिक उद्यम को पूर्ण विभाजन के रूप में कार्य करने की अनुमति होती है। यह सरकार द्वारा बनाए रखा, संगठित और वित्त पोषित है, मतलब गवर्नमेंट ही उसको पैसा भी दे रहा है, ये भी याद रखिएगा। उदाहरण के लिए भारतीय डाक संचार मंत्रालय के भीतर एक विभाग के रूप में कार्य करता है। और फंक्शनिंग जो होती है, ऑटोनॉमी होती है, आपको स्वायत्तता मिली होती है काम करने के लिए। अब चलिए चैप्टर 4 को देखते हैं। बोलता है कुछ एक सेवाओं को के बारे में बताइए।
इन्वेंट्री ये बहुत सही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा है कि सर्विसेज जो है उसके बारे में आप बताइए, उसके फीचर्स बताइए। तो सर्विसेज को आप इनसे प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं, और सर्विसेज जो होता है वो नजर नहीं आता है, इनविजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है, आप सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं, और सर्विसेज का स्टोरेज नहीं होता है, सर्विस को प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और उसकी ग्रेडिंग और ये भी आसान नहीं है। और उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है साइमल्टेनियस होता है, एक साथ ही करना होता है। बोलता है बीमा क्या है, व्हाट इज इंश्योरेंस। तो बीमा एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है जो पॉलिसी द्वारा सन्निहित है, जिसमें किसी एक व्यक्ति या संस्था को बीमा कंपनी से होने वाले नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा या प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, किसी तरीके से डैमेज हुआ तो वो कंपनी आपको पैसा देगी, बदले में आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना होगा, और ये एक एग्रीमेंट है। कंपनी बीमा धारकों के लिए भुगतान को और अधिक किफायती बनाने के लिए ग्राहकों के जोखिमों को नियंत्रित करती है। आपको पता है ना, बिजनेस में कुछ हो ना हो, रिस्क जरूर होते हैं, तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ये चीज है। भारत में डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, बोलता है ये प्रोवाइड करने वाले दो कंपनियों के नाम बताइए। तो एक है टाटा स्काई और एयरटेल, ऐसी कंपनियां हैं जो डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बोलता है बैंकिंग क्या है। एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो जमा प्राप्त करना, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, और इसके अलावा जो है और भी बहुत तरह का काम कर देता है, एजेंसी फंक्शन करता है, डिपॉजिट लेता है, लोन देता है, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत तरह का काम कर देता है। आपका इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लॉकर का सुविधा देता है, एजेंसी फंक्शन करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, ट्रैवलर चेक इशू करता है, आपके लिए ड्राफ्ट बनाता है, आपका LIC का प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, आपके बच्चे का फीस आप डाल सकते हैं बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू बोल करके। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है, आपके लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी करता है। बोलता है बीमा पॉलिसियों के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप का है। तो संपूर्ण जीवन नीति, संयुक्त जीवन नीति, वार्षिकी नीति, बंदोबस्ती जीवन आश्वासन नीति और बच्चों की बंदोबस्ती नीति। इसमें ये जो चीज है वो एक इंडोमेंट प्लान होता है, उसमें क्या होता है कि आपको थोड़े से पैसे मिलते भी हैं बीच बीच में। अब बोलता है कि भंडारण, वेयर हाउसिंग जो है उसके फंक्शन बताओ। तो समेकन करता है, इंटीग्रेशन करता है, स्टॉक रखता है, वैल्यू एडिशन करता है, प्राइस को फिक्स करता है, और आपको कुछ लोन भी मिल सकता है आपके स्टॉक को एज ए कोलैटरल रख करके, और थोक वाली बातचीत के लिए जवाबदेह है। बोलता है कि जो समुद्री बीमा है, मैराइन इंश्योरेंस, उसमें क्या होता है, किस किस चीज का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो बोलता है कि आप शिप का या जो हल है उसका बीमा करवा सकते हैं, ये आपको फेयर मिल जाए इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और आप जो सामान ले जा रहे हैं उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। RTGS और NEFT का फुल फॉर्म बोलता है। तो RTS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये पूछ देगा आपको कहीं पर, बोलेगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ। बोलता है बीमा के सिद्धांत बताइए। तो बीमा के सिद्धांत में मेरा एक पूरा अच्छा से वीडियो बना हुआ है, यहाँ तो छोटा छोटा लिखा हुआ है। अच्छी भावना, utmost good faith, insurable interest, indemnity, causa proxima, ठीक है। जब आपका माल डैमेज हुआ तो अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो वो सामान अब उसका है, अंशदान, वसीकरण, शमन, ठीक है। इस पे मेरा एक वीडियो बना हुआ, आप देख सकते हैं। बोलता है गोडाउन्स यानी वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के कितने टाइप हैं। तो निजी गोदाम होता है, सार्वजनिक होता है, बंधुआ,
मतलब जिसको क्या बोलिएगा, सरकारी गोदाम और सहकारी गोदाम, ये बॉन्डेड वेयर हाउस हुआ। तो ये सारा था। चलिए रिवाइज करने के लिए आप बने रहे मेरे साथ, इसके लिए थैंक यू। पेपर आ गया है तो अब टाइम कम है, अच्छे से कीजिए।